अब जिज्ञासु फिर से एक शंका कर रहा है, स्यादेतत्, कि ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? एकश्चेद अकारः, कब समस्या दिखा रहा है? आकार को एक मानने में। अभी तक कुछ समस्याएं दिखाई, उनका तो समाधान हो गया। अब और समस्या दिखा रहा है, एक ही होने में आकार आदि वर्णों के। एकश्चेद अकारः तम एकदा एक एव उच्चारयेत्। ठीक है, इस आकार को वस्तु की तरह मान रहा है कि जैसे मान लीजिए पेंसिल एक ही है ना हमारे पास, एक समय में तो एक ही व्यक्ति व्यवहार कर सकता है इससे, या तो मैं लिखूंगी इससे या तो आप लिखेंगे, एक ही व्यक्ति व्यवहार कर सकता है ना। तो ऐसा कह करके जिज्ञासु क्या कहना चाहता है कि आप जो ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि आकार एक ही है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। आकार तो बहुत सारे मानने पड़ेंगे आपको, तभी ये बात बन पाएगी कि बहुत सारे आकार हैं, इसलिए सब लोग अलग अलग स्थान पर एक ही समय में बहुत सारे आकारों का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आकार को एक ही मानेंगे तो समस्या क्या होने लगेगी कि उसको एक समय में एक ही व्यक्ति उच्चरित कर पाएगा, बहुत सारे लोग उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। ये समस्या दी है जिज्ञासु ने। एकश्चेद अकारस्तम एकदा एक एव उच्चारयेत् न बहवः सह इति। बहुत सारे लोग साथ में उसको एक साथ एक ही काल में उच्चारण नहीं कर सकेंगे। तो समाधाता कहता है न, कि आपका ये दोष भी ठीक नहीं है, ये जो आक्षेप किया आपने वो भी ठीक नहीं है। क्यों? दर्शन स्पर्शन आदिवत उपपत्ते है, ये जो बहुत लोगों के द्वारा आकार का एक ही काल में उच्चारण करना है, ये उपपन्न हो जाएगा, ये दोष नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगी बात। ठीक है, यह संभव नहीं है, संभव है। आकार एक ही है, फिर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा उसका एक ही समय में उच्चारण संभव है, ये कहा समाधाता ने। कैसे? उदाहरण देकर के समझाता है। उदाहरण देकर के समाधाता समझा रहे हैं यहाँ पर, यथा एकमेव पटम एकदा एव कश्चित पश्यति। जब कोई लोग वस्त्र आदि खरीदने के लिए जाते हैं तो प्राय करके बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के भी जाते हैं, एक परिवार के 5-7 लोग भी इकट्ठे होकर के चले जाते हैं वस्त्र आदि बहुत सारे खरीदने हो तो उनमें से कोई छू के देख रहा है उस वस्त्र को वहां दुकान में, दूसरे दूर से ही बस जो है वो केवल आंखों से देख रहे हैं, छू करके नहीं देख रहे। तो बहुत सारे लोग उस एक ही पट को एक साथ व्यवहार कर रहे हैं ना। यथा एकमेव पटम, जैसे कि एक ही वस्त्र को एकदा एव एक ही समय में, कश्चित स्पृशति कश्चित पश्यति, कोई उसका स्पर्श करता है या कोई उसको देखता है। और बहुत सारे लोग स्पर्श करके भी एक साथ देख सकते हैं। हाँ, एक ही घट हो उसको बहुत सारे लोग एक साथ स्पर्श कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं उसको, उसके रूप आदि को देख सकते हैं ना। तो तादृग एतत् उच्चारणम नाम, समाधाता कह रहा है वैसा ही हम आकार का उच्चारण मान लेंगे कि आकार एक ही है लेकिन फिर भी उसका बहुत सारे लोग एक ही समय में व्यवहार कर रहे हैं। जिज्ञासु कहते हैं सत्यम एकत्वे अपि अकारस्य न कश्चित् दोषः। जिज्ञासु कहता है सत्यम, आपकी बात तो ठीक है, एकत्वे अपि अकारस्य न कश्चित् दोषः, आकार को एक ही मानने पर भी कोई दोष नहीं आएगा। युक्ति वशात् तु प्रत्युच्चारणम भिन्नो अकारः आश्रितः। लेकिन फिर भी जिज्ञासु अपनी बात कहता है कि युक्ति के कारण से, ठीक है, आकार को एक ही मानने में कोई दोष तो दिखा नहीं पाया जिज्ञासु अभी तक, तो फिर इसलिए अंततः कहता है जिज्ञासु कि सत्यम, आपकी बात ठीक है, एकत्वे अपि अकारस्य न कश्चित् दोषः, आकार को एक ही मानने पर भी कोई दोष नहीं है। लेकिन युक्ति वशात् तु प्रत्युच्चारणम भिन्नो अकारः आश्रितः, युक्ति के कारण से हर एक उच्चारण में, प्रत्युच्चारणम माने प्रत्येक उच्चारण में, हर एक उच्चारण में भिन्न अकारः आश्रितः, भिन्न आकार आश्रित किया जाता है, भिन्न आकार माना गया है। तो युक्ति क्या है वो उसको दिखाना पड़ेगा। अभी तो केवल बोला ना जिज्ञासु ने कि युक्ति के कारण से जो है हर एक उच्चारण में आकार को भिन्न भिन्न आकार माना जाता है। तथा ही, जैसे कि उसने दिखाया, दंड अग्रम इति अकारयोः काल व्यवायो दृश्यते, दंड इति शब्द व्यवायश्च न च एकस्य काल शब्द व्यवायः उपपद्यते।
नानात्वे तु उपपद्यते यथा अ इ उण इत्यत्र अकार इकारयोः यथा वा अहिर इति। जिज्ञासु ने कहा है ना कि अकार को एक भी माने तो भी कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी युक्ति है, हमारे पास ऐसा तर्क है कि जिससे आकार को अलग अलग माना जाना चाहिए। ठीक है, युक्ति वशातु प्रत्युच्चारणम भिन्नो आकारः आश्रितः, युक्ति के कारण से प्रत्येक उच्चारण में भिन्न आकार है ऐसा मानना चाहिए। जैसे युक्ति क्या दी उन्होंने, तो कहा कि दंड अग्रम, इस प्रयोग में पहले दंड शब्द है फिर अग्रम है, तो यहाँ पे अकारयोः काल व्यवायः दृश्यते। दंड का जो अंतिम अ है और अग्रम का जो अ है, वहां पे और कोई तो बीच में व्यवधान है नहीं ना, लेकिन जो हम बोल रहे हैं दंड अग्रम, थोड़ा सा रुक के बोलते हैं ना, उस काल का ही व्यवाय है। काल का व्यवाय होता है कि नहीं? जब हम इन दो शब्दों को अलग अलग बोल रहे हैं दंड अग्रम, तो दंड के अंतिम अ में और अग्र के प्रथम अ में कोई अंतर तो और कोई व्यवधान है नहीं बीच में, केवल किसका व्यवधान है? काल का ही व्यवधान है। अंतराल ले रहे हैं हम, थोड़ा समय ले रहे हैं बीच में, है ना। तो ये जो काल व्यवाय है ये कारण है आकार को अलग अलग मानने में। जिज्ञासु कह रहा है कि अगर आकार एक ही होता तो जो वस्तु एक ही होती है ना, उसके बीच में काल का व्यवाय नहीं हो सकता। ये तो जो हमें दंड का अंतिम अ सुनाई पड़ रहा है और अग्र का अंतिम अ सुनाई पड़ रहा है, इन दोनों में काल व्यवाय है। ठीक है, उससे पता चलता है कि ये अलग अलग आकार हैं। ये युक्ति है आकार को भिन्न मानने में, प्रत्युच्चारण आकार को भिन्न मानने में, ये तर्क है हमारा, ये जिज्ञासु कह रहा है। और एक तर्क दे रहा है कि देखिए, फिर से देखिए पंक्ति, तथा ही दंड अग्रम इति अकारयोः काल व्यवायो दृश्यते। जैसे कि दंड अग्रम, यहाँ पर दो आकारों में काल का व्यवाय दिखाई पड़ रहा है, और दंड इति शब्द व्यवायश्च। और अब दंड शब्द में देखिए, दंड में अकेले दंड शब्द में भी तो दो आकार है ना, द का अ और ड का अ, और मध्य में न और ड, इन शब्दों का व्यवधान है। तो यहाँ काल व्यवाय तो है ही, क्योंकि द के अ से ड के अ तक पहुंचने में कुछ काल भी व्यतीत हो रहा है ना बीच में, तो काल व्यवाय भी है दंड के दोनों आकारों में और शब्द व्यवाय भी है। ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाया कि दंड इति शब्द व्यवायश्च, और दंड इस शब्द में तो शब्द व्यवाय भी है, च क्यों लगाया है, और काल व्यवाय भी है। न च एकस्य काल शब्द व्यवाय उपपद्यते, और जो एक ही वस्तु तत्व होता है उसमें ना तो काल का व्यवाय हो सकता है और ना ही शब्द का व्यवाय हो सकता है। लेकिन यहाँ तो आकारों के मध्य में हमें शब्द व्यवाय भी दिख रहा है और काल व्यवाय भी दिख रहा है। एक स्थिति ऐसी दिखाई जहाँ केवल काल व्यवाय है, और एक स्थिति ऐसी दिखाई जहाँ काल व्यवाय भी है और शब्द व्यवाय भी है। तो जब और हम सामान्य रूप से देखें तो जो कोई एक ही वस्तु होगी उसमें काल व्यवाय और शब्द व्यवाय नहीं हो सकता। काल व्यवाय और शब्द व्यवाय दिख रहा है तो इसका मतलब उनको भिन्न भिन्न माना जाना चाहिए, वो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। फिर अगर काल व्यवाय हो रहा है या शब्द व्यवाय हो रहा है तो ये जिज्ञासु ने तर्क उपस्थित कर दिया क्या, कि काल व्यवाय दिखाई पड़ रहा है दो अवर्णों के बीच में और शब्द व्यवाय दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अवर्णों को कैसा मानना चाहिए, पृथक पृथक मानना चाहिए। बहुत सारे अवर्ण हैं ऐसा मानना चाहिए, एक ही अवर्ण है, ये आपका सिद्धांत इस युक्ति से कट रहा है। ठीक है, इस युक्ति के द्वारा बाधित हो रहा है। ये जिज्ञासु ने फिर से अपनी बात रखी और अंततः जो है अपनी बात को उपसंहृत करते हुए जिज्ञासु कह रहा है, न च एकस्य काल शब्द व्यवाय उपपद्यते, एक ही वस्तु तत्व में काल और शब्द का, या एक ही वर्ण माने तो उसमें काल और शब्द का व्यवाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक वस्तु में जो एक ही वस्तु है उसमें काल का व्यवाय और शब्द का व्यवाय नहीं देखा जाता है, नहीं सिद्ध होता है। नानात्वे तु उपपद्यते, अगर अलग अलग वस्तु हो, अलग अलग वर्ण हो, तब तो काल और शब्द का व्यवाय सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण देकर के कहते हैं, यथा अ इ उण इत्यत्र अकार इकारयोः, जैसे कि अ इ उण में जो अकार है और इकार है वहां क्या है, अकार इकार में काल व्यवाय है। ठीक है, तो वो तो अलग अलग है, अ अलग है, ई अलग है, तो उनमें काल व्यवाय उत्पन्न
हो जाता है। जहां वर्णों का नानात्व है वहां तो, जहां दो वस्तुएं अलग अलग है वहां तो काल का व्यवहार होना ठीक है। काल व्यवहार समझ रहे हैं ना? अ ई उन जैसे हम बोलते हैं तो अ प्रथम क्षण में बोला गया और ई जो है वो पश्चात वाले क्षण में बोला गया, बीच में कुछ जरा सा काल का व्यवधान भी होता है। ठीक है। यथा वा अहिरिति, या फिर जैसे अहि में देख लीजिए, अहि में दोनों है। अहि में जो अयुण वाला उदाहरण पहले जैसा था, दंड और अग्रम जैसा, जहां केवल काल का व्यवधान है, वैसा ही है ना अ ई, जहां काल का व्यवधान है केवल। और अहि वाला उदाहरण अकेले दंड शब्द में जैसे दिखाया था, काल का व्यवधान भी है और शब्द का व्यवधान भी है। ऐसे ही अहि में जो अ और ई है उनके बीच में हकार, ये शब्द का भी व्यवधान हो रहा है और काल का व्यवधान तो है ही है। ठीक है। तो अहि में और अयुण में तो काल व्यवय और शब्द व्यवय उत्पन्न होता है क्योंकि ये अलग अलग है। लेकिन अगर आप, और बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण तो दंड अग्रम और दंड भी हैं, तो वहां पर भी आपको दो अवर्णों को अलग अलग मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु में काल का व्यवय और शब्द का व्यवय होता नहीं है। तो जिज्ञासु का प्रश्न सुन लिया है, जिज्ञासु की जो उत्पत्ति थी इस विषय में वो सुन ली है, तर्क सुन लिया है। अब समाधाता अपनी बात कहते हैं इस विषय में। ननु यथा एकस्यापि घटादेः स्वव्यंजक प्रदीप सन्निधान असन्निधानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धि तथा एकस्यापि अकारस्य व्यंजक ध्वनि सन्निधानात् प्रथमम् उपलब्धस्य मध्ये च तद् असन्निधानात् अनुपलब्धस्य पश्चात् तत्सन्निधानात् उपलब्धिर इति उपलब्ध्योरेव काल व्यवायः न अकारस्य। देखिए समाधाता का उत्तर इस प्रसंग में, ननु यथा एकस्यापि घटादेः, पहले ऐसे समझिए, जैसे हमने अभिव्यक्ति को समझने के लिए जो उदाहरण लिया था ना कि कोई अंधकार युक्त कक्ष है और उसमें हम टॉर्च लेकर के जाएं या कोई प्रदीप लेकर के जाएं, तो वो वस्तुएं जो वहां पे पहले से होती हैं वो अभिव्यक्त हो जाती हैं, उत्पन्न नहीं होती है ना। टॉर्च थोड़े उत्पन्न करती है वहां रखे हुए घटपट आदि पदार्थों को, केवल अभिव्यक्त करती है। इतना हमने समझा था पहले। अब मान लीजिए वो टॉर्च हमने 2 सेकंड के लिए जलाई, तो वो 2 सेकंड के लिए वस्तुएं अभिव्यक्त हो गई, फिर हमने बंद कर दी तो फिर अभिव्यक्त नहीं रहेंगी, फिर उसके बाद कुछ क्षण रुक करके फिर जलाएंगे तो फिर अभिव्यक्त हो जाएंगे, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे समाधाता समाधान ये देना चाह रहा है कि जो ये नित्य आकार है ना, जो आप कह रहे हैं कि दंड में 2 आकार हैं वो भिन्न भिन्न मानने चाहिए, तो वो जिज्ञासु समाधाता कह रहे हैं कि वो 2 आकार जो नित्य आकार है वो नहीं है, वो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, उपलब्धि मात्र है। जैसे 2 क्षणों के लिए टॉर्च जली तो 2 क्षणों के लिए जो कक्ष में वस्तुएं थी वो हमें उपलब्ध हो गई, बाकी वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, माने हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। इसी तरह से जो नित्य एक आकार है वो तो हमें उपलब्ध हो ही नहीं रहा, हमें उसकी केवल अभिव्यक्ति का पता चल रहा है। जैसे वहां टॉर्च कारण है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे जिह्वा, मुख स्थान आदि कारण है। इनसे जब हम प्रयास करते हैं, जिह्वा को मुख के अलग अलग स्थानों पर टकराते हैं तो वर्ण अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो वर्ण की अभिव्यक्ति कुछ काल के लिए होती है और फिर जैसे ही अभिव्यंजक हेतु, माने जैसे जीभ ने टकराया उस स्थान पर, वो जितनी देर के लिए हुआ उतनी देर के लिए वर्ण अभिव्यक्त हुआ और उसके बाद वो वर्ण फिर से अनभिव्यक्त हो गया। फिर दोबारा जब उसी, जैसे आकार के लिए मान लीजिए हमें आकार के लिए टॉर्च का काम कौन कर रहा है? आकार तो एक नित्य वर्ण है, आकार के लिए टॉर्च क्या होगा? मतलब कोई भी शब्द करने के लिए हमें जो है वो एक स्थान चाहिए होता है, एक टकराने वाली वस्तु चाहिए होती है और एक प्रयास, उस वस्तु को वहां टकराने के लिए भी तो कोई प्रयास करना पड़ेगा ना, तब शब्द उत्पन्न होता है, सीधा सीधा है। तो ऐसे ही आकार के लिए स्थान है, कंठ अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, और जिह्वा करण है, सबका ही करण है। और जिह्वा मूल से भी जिह्वाग्र से कुछ वर्ण उच्चरित होते हैं, तो जिह्वा ही मुख्य रूप से करण है, तो जिह्वा टकराती है स्थान पर। ठीक है। और जो प्रयत्न है वो तो मारुत का प्रयत्न है, विशेष रूप से नाभि प्रदेश से जो है प्रेरित होकर के वायु मन को प्रेरित करती है, फिर वो वायु आकर के हमारे ये मूर्धा इत्यादि स्थानों में, अलग अलग स्थानों में टकराता है, वो प्रयास है।
तो इस प्रयास के कारण से, इस प्रयत्न के कारण से वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो अब यहाँ पे समाधाता कह रहा है कि जितनी देर के लिए वर्ण अभिव्यक्त होगा, हमें जो दिख रहा है ना कि दंड में 2 आकार उपलब्ध हो गए, दंड में 2 आकार हैं अलग अलग, तो ये 2 आकार अलग अलग नहीं है, ये आकार की उपलब्धि मात्र है। दंड के द के अ को बोलने के लिए हमने जो प्रयत्न किया उतने काल के लिए आकार की उपलब्धि हुई, फिर आगे हमने न के लिए प्रयत्न किया तो वो उपलब्ध हुआ, आकार उपलब्ध नहीं हुआ, फिर ड के लिए प्रयत्न किया तो वो उपलब्ध हुआ, फिर उसके बाद फिर अ के लिए प्रयत्न किया तो फिर से आकार की अभिव्यक्ति उतने काल के लिए हो गई। ठीक है, तो समाधाता इसी बात को कह रहा है कि ये 2 आकार नहीं है, आकार तो एक नित्य ही है। हमें जो 2 दिख रहे हैं या सुनाई पड़ रहे हैं, ऐसा कहें, शब्द 2 अवर्ण सुनाई पड़ रहे हैं, वो 2 अवर्णों की उपलब्धि मात्र है या अभिव्यक्ति मात्र है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो युक्ति है और जो है अभिव्यक्तियों में तो काल व्यवहार हो सकता है कि नहीं भाई। जैसे वहां पे टॉर्च आपने मान लीजिए 10:02 पे जलाई और फिर 10:04 पे जलाई, तो बीच में 2 मिनट का काल हो गया कि नहीं, काल व्यवहार। तो ऐसे ही उपलब्धि में तो, अभिव्यक्ति की उपलब्धि में तो काल व्यवहार हो सकता है। और चूंकि यहाँ वर्णों के संदर्भ की बात है, तो एक वर्ण की जब उपलब्धि हो रही है और फिर उसकी उपलब्धि नहीं हुई क्योंकि उसका अभिव्यंजक कारण नहीं उपस्थित रहा, तो अभिव्यक्ति नहीं हुई, और अन्य किसी वर्ण का बीच में अभिव्यक्ति कारण उपस्थित हो गया तो उसकी उपलब्धि हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे शब्दों के संदर्भ में जब जो हमें उपलब्धि हो रही है या जो हमें अभिव्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, उसमें काल व्यवहार भी संभव है और उसमें शब्द व्यवहार भी संभव है। ठीक है, तो काल व्यवहार होने से और शब्द व्यवहार होने से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वर्ण अनेक है, माने अवर्ण ही अनेक है या ईवर्ण ही अनेक है, ऐसे नहीं सिद्ध हो जाता। ये बात समाधाता ने यहाँ कही। अब शब्द देख लीजिए, समाधाता कहता है ननु यथा एकस्यापि घटादेः, जैसे एकस्यापि घटादेः, एक ही घड़े आदि पदार्थ का भी स्वव्यंजक प्रदीप सन्निधान असन्निधानाभ्याम, उस घड़े का व्यंजक जो प्रदीप है उसकी सन्निधि होने से और असन्निधि हो जाने से। ठीक है, वही उदाहरण लीजिए कि किसी अंधकार युक्त कक्ष में एक घड़ा रखा है और उसका अभिव्यंजक हेतु है प्रदीप, तो प्रदीप के सन्निधान से, माने प्रदीप की सन्निकटता से और प्रदीप के असन्निधान से कभी उस घड़े की उपलब्धि हो जाती है और कभी उसकी अनुपलब्धि हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो तथैव, वैसे ही, तथा एकस्यापि अकारस्य, वैसे ही जो एक ही आकार है उसका भी व्यंजक ध्वनि सन्निधानात् प्रथमम उपलब्धस्य, व्यंजक ध्वनि के कारण से। ठीक है, व्यंजक ध्वनि क्या है, जो हम बोल रहे हैं वही व्यंजक ध्वनि है। ठीक है, उससे आकार प्रकाशित होता है। वैयाकरणों के मत में वर्णों का, शब्दों का जो मूल स्वरूप है वो तो स्फोट रूप है ना। ये जो अभी मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई पड़ रहा है, ये तो केवल मात्र क्या है, ये जो लौकिक ध्वनि है ये केवल अभिव्यंजक मात्र है नित्य शब्द का। ठीक है, लौकिक ध्वनि जो है वो केवल अभिव्यंजक मात्र है नित्य वर्णों का, नित्य शब्दों का। तो उसी को कह रहे हैं कि ये व्यंजक ध्वनि जब तक बनी रहती है, व्यंजक ध्वनि का जब तक सन्निधान होता है तो उसके कारण से उपलब्धि हो जाती है। व्यंजक ध्वनि सन्निधानात् प्रथमम उपलब्धस्य, व्यंजक ध्वनि के सन्निधान के कारण से जो हमें पहले उपलब्ध हुआ है आकार, उसी आकार का मध्य में क्या हो जाता है, मध्य च तद असन्निधानात् अनुपलब्धस्य, और मध्य में उसका अभिव्यंजक हेतु हट गया। ठीक है, माने हमने आकार को उच्चारण करने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए था वो नहीं किया। ठीक, तो नहीं किया तो फिर वो आकार अनुपलब्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं वो नष्ट हो गया, वो क्या हो गया, अनुपलब्ध हो गया। जैसे टॉर्च को हटाते ही घड़ा अनुपलब्ध हो जाएगा ना, वैसे ही आकार के लिए जो उच्चारण होना चाहिए था, जो प्रयत्न होना चाहिए था, वो हमने नहीं किया तो आकार हमें प्रकाशित नहीं होगा, आकार की हमारे लिए अनुपलब्धि हो जाएगी। और फिर कुछ अन्य वर्णों के उच्चारण के बाद
फिर से पश्चात तत्सन्निधानात् उपलब्धि ही, बाद में फिर से उस व्यंजक ध्वनि के सन्निधान होने से वर्ण की उपलब्धि हो जाती है। इति उपलब्ध्योरेव काल व्यवायः। तो ये जो काल व्यवाय हमें दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, काल का व्यवधान, वो काल का व्यवधान केवल किसमें है? उपलब्ध्योरेव, अकारों की जो हमें उपलब्धि हो रही है उस उपलब्धि में ही व्यवधान है। ठीक है, सीधे सीधे कहने का अभिप्राय ये है, अवर्ण का जो नित्य स्वरूप है उसको तो हम जानते ही नहीं। हम जो कानों से सुन रहे हैं वो अवर्ण का क्या है? अभिव्यक्त स्वरूप मात्र है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो अभिव्यंजक ध्वनि है और हम जो सुन रहे हैं वो उसका अभिव्यक्त स्वरूप मात्र है। तो उपलब्धि मात्र में तो काल व्यवाय हो सकता है। ठीक है, जैसे घड़े की उपलब्धि हमें अलग अलग समय में हुई ना, जब जब टॉर्च थी तब तब हुई, तो उसके कारण से हम क्या कहेंगे कि नहीं, घड़े अनेक है, क्योंकि काल व्यवाय से हमें घड़े की उपलब्धि हो रही है, इसलिए वो घड़े ही अनेक है। ऐसे होगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही नित्य आकार एक ही है। उस अभिव्यंजक ध्वनि की सन्निधि और असन्निधि से हमें उसमें काल व्यवाय प्रतीत हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वो नित्य आकार में काल व्यवाय नहीं है, वो केवल उसकी उपलब्धि में ही काल व्यवाय है। तो इस काल व्यवाय के कारण से हम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं निष्कर्ष निकाल सकते कि अवर्ण ही अलग अलग हो गए बहुत सारे। ठीक है, ये उदाहरण देकर के समझाए। तो यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपलब्धयोरेव काल व्यवायः न अकारस्य, अकार में काल व्यवाय नहीं हुआ। जो एक आकार था, जैसे वहां घड़ा था, घड़े में थोड़े काल व्यवाय हुआ है, घड़े की उपलब्धि में काल व्यवाय हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक आकार में कोई काल व्यवाय नहीं है, आकार की उपलब्धि जो हमें हुई है उसमें केवल काल व्यवाय हमें प्रतीत हो रहा है। ठीक, उपलब्धि में काल व्यवाय है, मूल रूप से जो आकार है उसमें कोई काल व्यवाय नहीं है। तो आपने जो हेतु दिया था, समाधाता जिज्ञासु को कह रहा है कि आप बात बिल्कुल ठीक है, अगर एक ही वस्तु है तो उसमें काल व्यवाय नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आकार एक है और उसमें काल व्यवाय नहीं ही है, तो फिर प्रश्न उठेगा कि हमें तो काल व्यवाय दिख रहा है दंड शब्द में, दंड अग्र शब्द में, तो उसको स्पष्ट कर दिया कि वो जो काल व्यवाय दिख रहा है वो कहाँ है? आकार की उपलब्धि में काल व्यवाय है, आकार में, मूल रूप से आकार में काल व्यवाय नहीं है, इसलिए आकार तो एक ही है। ये समाधाता ने अपनी बात कही। तो जिज्ञासु आगे कहता है, नैतत् प्रतीति साक्षिकम उच्यते। जिज्ञासु समाधाता को कहता है कि ये बात आपने जो है वो नैतत् प्रतीति साक्षिकम उच्यते, लौकिका ही अकारयोरेव व्यवायम प्रतिपद्यन्ते, ये अस्मिन् दुस्तर्के शिक्षिता न भवन्ति, किंच अनुनासिकत्वादीनां विरुद्धानां धर्मणां एक एव आश्रयो अकार उपलभ्यते, अतो विरुद्ध धर्माध्यासाद गव अश्वादिवद भेदो अनुमातव्यः, प्रत्यभिज्ञा च जाति निबंधना जालादिवत्, व्यक्ति प्रत्यभिज्ञा त्वसिद्धा भेदस्यैव प्रतिपुरुषं प्रसिद्धेः, तथा च कुड्यांतर्हितेषु वक्तृषु शब्द विशेषाद् वक्तृ विशेषं निश्चिन्वन्ति, न च एतद् अस्यैव प्रतिभासे सति उपपद्यते। तो यहाँ पे जिज्ञासु अपना फिर से तर्क उपस्थित कर रहा है कि ये जो आप बात कही है ना अपने ऊपर, ये प्रतीति साक्षिक नहीं कही है। प्रतीति साक्षिक माने हमारा अनुभव जिसमें साक्षी बने, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होती है, लोक व्यवहारगत बात, ऐसी आपने बात नहीं कही है। तो अब वो फिर से अपने कुछ और तर्क देगा आकार को भिन्न भिन्न सिद्ध करने के लिए। इसको हम अग्रिम कक्षा में देखते। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।